जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, तो कहीं रेल की पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, कहीं बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं दुकानों में आग लग रही है। पूरे देश के युवा इस वक्त गुस्से में नजर आ रहा है, क्रोधित नजर आ रहा है, और इस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भक्तों की नज़र में भगवान विष्णु के अवतार और भक्तों के प्रिय पापा श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जब से इस देश के सत्ता के ऊपर काबिज हुए हैं, एक भी योजना उनकी ऐसी नहीं रही है जिसके आने के बाद देश के लोग संतुष्ट रहे हों, बल्कि जिसके लिए भी वो योजना लेकर आते हैं, वो वर्ग, वो समुदाय उस योजना से नाराज ही नजर आता है, और बिना तैयारी के जो मन करता है वो काम नरेंद्र मोदी करने का काम करते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा किस प्रकार से आनन फानन में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश के लोग लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे थे। उसके तुरंत बाद बिना तैयारी के जीएसटी लागू कर दी, जिसमें नित्य प्रतिदिन सरकार को बदलाव करने पड़े थे। उसके बाद किसान बिल लेकर आ गए, जिसके बाद इस देश के किसानों ने इस देश में सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन किया, और उनके आगे नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा, और नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से माफी मांगते हुए उस किसान बिल को वापस लेने का काम किया। तो एक भी बिल, एक भी कानून, एक भी योजना नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा जो भी लाई गई है, वो देश हित में नहीं होती है और देश के लोग उससे खुश नहीं होते हैं। ऐसी एक योजना नरेंद्र मोदी इस बार देश के युवाओं के लिए लेकर आई है। उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। अभी तक इस योजना के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी। आज के इस वीडियो में हम इसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि कैसे, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे ये योजना आरएसएस के द्वारा थोपी गई है। आरएसएस की इस योजना को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है, जिससे कि इस देश की जितनी भी किसान जातियां हैं, जैसे कि यादव हैं, जाट हैं, गुजर हैं, इसी तरह की अन्य तमाम जितनी भी तथाकथित जो पिछड़ी जातियां हैं, किसान जातियां हैं, उनको बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक आरएसएस के द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से अग्निपथ स्कीम को लाया जा रहा है। विस्तार से इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं संक्षेप में आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आखिर ये अग्निपथ योजना है क्या, इस योजना का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, और सरकार इसके बारे में वो कौन कौन से फायदे हैं जो लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस योजना का नाम है अग्निपथ स्कीम, और इस योजना के तहत भारत की सरकार भारतीय सेना में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को लाने जा रही है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भर्ती या संविदा भर्ती सरकारी जो दूसरी तमाम सरकारी नौकरियां हैं उनमें सरकार लागू करती थी, लेकिन यह पहली बार है जब भारत की सरकार भारतीय सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट भर्ती को लागू करने जा रही है। यानी इससे पहले जितने भी लोग सेना में शामिल होते थे वो 10-15 साल की अवधि के लिए शामिल होते थे, फिर उनको रिटायरमेंट पर पेंशन मिलती थी, ग्रेजुएटी मिलती थी, रैंक मिलती थी, और भी तमाम सुविधाएं उनको दी जाती थी। लेकिन अब भारत की सरकार इन सबको बंद करने जा रही है, और भारतीय सेना में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के तहत मात्र 4 वर्षों के लिए ही सैनिकों का सिलेक्शन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं की सेना के अंदर भर्ती की जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 17.5 से 21 वर्ष की आयु के लोग इसमें आवेदन दे सकेंगे। जब हमारे देश के युवाओं ने हो हल्ला मचाया, हंगामा किया, तो राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी कि इस वर्ष के लिए इस अवधि को 21 से 23 साल बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब इस वर्ष अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो उसकी अवधि होगी 17.5 वर्ष से
23 साल की वर्ष आयु तक के युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं सरकार के मुताबिक। इसके अलावा मेरिट और मेडिकल टेस्ट के जरिए इसमें आवेदन किया जा सकता है, यानी पहले भी ऐसे ही किया जाता था, अभी भी उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। जो भी इसके सैनिक होंगे इनको अग्निवीर कहा जाएगा, यानी ये अग्निवीर कहलाए जाएंगे। कुल 6 महीने की इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। 10वीं और 12वीं पास किए हुए छात्र इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। अगर किसी ने 10वीं पास की है और वो इसमें भर्ती हो जाता है तो 4 साल के बाद उसको 12वीं का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सैलरी की अगर बात करें तो सरकार का ये कहना है कि पहले वर्ष 30,000 उसकी सैलरी होगी, जिसमें 21,000 उसको इन हैंड सैलरी मिलेगी और उसकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 9,000 रुपये सरकार एक फंड में जमा करेगी। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष 33,000 सैलरी होगी, 23,100 इन हैंड सैलरी होगी, 9,900 की कटौती की जाएगी। तीसरे वर्ष 36,500 सैलरी होगी, 25,580 रुपये इन हैंड मिलेंगे और 10,950 की कटौती की जाएगी। चौथे वर्ष ये सैलरी बढ़कर 40,000 हो जाएगी, 28,000 इन हैंड मिलेगी और 12,000 की कटौती की जाएगी। 4 साल के बाद जब वो अग्निवीर सैनिक रिटायर होगा तो सरकार की तरफ से उसे 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी 5 लाख रुपए जो सैलरी काटी गई होगी सैलरी में से वो तो उसको मिलेंगे ही। उसके अलावा सरकार उतनी ही राशि और जमा करके उस युवा को 4 साल के बाद दे देगी। सरकार के द्वारा इस योजना के कई फायदे बताए जा रहे हैं, उनमें से कुछ मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। तो सरकार का कहना है कि 4 साल के डिसिप्लिन्ड और स्किल्ड जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य के तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा से एक बेहतर विकल्प होगा। तो इसका मतलब सरकार ये कह रही है कि 4 साल की नौकरी के बाद जो युवा नौकरी करने कहीं और जाएंगे वो एक बेहतर विकल्प होंगे। लेकिन सवाल तो यहीं पर खड़ा होता है कि 4 साल की नौकरी के बाद वो एक बार फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें कौन सी नौकरी मिलेगी, यानी 4 साल के बाद उन्हें फिर से नौकरी करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी उनके जीवन में अस्थिरता एक बार फिर से लागू हो जाएगी और वो अगर उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो कोई भी छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। खैर, इसके अलावा सरकार ये बोल रही है कि 4 साल के बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लिखित में सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ जबान से बोला है और जबान से बोली गई बात की कोई कीमत नहीं होती है जब तक उसका कोई आधार ना हो, जब तक उसका डॉक्यूमेंटेशन ना हो। तो इसके ऊपर विश्वास करना अपने आप में निराधार है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात सरकार ये कहती है कि 4 में से 1 को पक्की नौकरी दी जाएगी। यानी दोस्तों, सरकार का यह दावा है कि जितने भी लोग भर्ती होंगे उसमें से 25% को पक्की नौकरी दी जाएगी और जो 75% होंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसीलिए सरकार ये बोली कि 4 में से 1 व्यक्ति को पक्की नौकरी दी जाएगी। तो दोस्तों, चौथी बात सरकार का यह कहना है कि कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की राशि होती है। तो मैं इस पर तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 12 लाख की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी करनी हो, किसी बहन की शादी करनी हो तो इतनी राशि तो उसमें ही समाप्त हो जाती है। इस नौकरी के बदले अगर वो शख्स परमानेंट नौकरी कर रहा होता जैसे कि वो पहले कर रहा था तो इससे कई लाख गुना पैसे उसके पास होते, उल्टा उसको पेंशन भी मिलती और जीवन में स्थिरता भी बनी रहती। इसके बाद सरकार कहती है कि 4 साल के बाद बड़ी कंपनियां जो MNCs हैं उन्होंने इन अग्निवीरों को हायर करने का ऐलान किया है। लेकिन इतिहास बताता है जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं किसी MNC कंपनी ने उनको नौकरी नहीं दी है। ये सब कहने की बातें हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसीलिए सारी की सारी निराधार बातें हैं। अगर कोई कॉरपोरेट में जॉब करने जाएगा तो वो किस प्रकार की जॉब करेगा, उसके पास किस प्रकार की स्किल्ड होगी, क्या कॉरपोरेट में करने लायक उसके पास कोई स्किल्ड होगी? लगता तो नहीं है। उसके पास अगर कोई स्किल है
तो वो लड़ने की स्किल है, बंदूक चलाने की स्किल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसकी नौकरी लग सकती है तो सिक्योरिटी गार्ड में लग सकती है, या फिर ड्राइविंग में लग सकती है, या फिर और कोई जो लेबरगिरी का काम है वो काम करने के लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद सबसे घटिया बात जो सरकार ने फ़ायदे बताते वक्त कही है वो ये कही है कि आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते हैं। यानी सरकार इस नौकरी के जरिए 24 साल की उम्र में युवकों को सेटल कर रही है। यानी 4 साल नौकरी की, 24 साल के अंदर आप रिटायर हो जाओ और जीवन में आप सेटल हो चुके हो। सरकार का ये मानना है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि 24 साल की उम्र में 11 लाख रुपए लेकर आप सेटल हो जाएंगे? इसके बाद इसके साथ ही साथ इसके कई सारे नुकसान के बारे में भी बात की जा रही है, उसके बारे में चर्चा करना भी बेहद ही आवश्यक है। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि हथियार चलाने का प्रशिक्षण पाए युवा जब रिटायरमेंट के बाद लौटेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती सामने होगी। तो कई सारे जो सेना के एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि जब ये युवक एक सेना की प्रशिक्षण ले लेंगे, यानी बंदूक चलाना सीख जाएंगे, हथियार चलाना सीख जाएंगे, तो उसके बाद जब वो समाज के अंदर आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हो सकती है। दरअसल इस तर्क में दम नज़र तब आता है जब इन युवकों को 4 साल के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इस मामले में ये तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने ऐसे सेना के युवक हैं या सेना के जवान हैं कि जो जब नौकरी से रिटायर होकर आते हैं तो वो लोग समाज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पनपाने का काम करते हैं। तो इस तर्क का जवाब मैं कुछ इस प्रकार से देना चाहूँगा कि जब वो सेना के नौजवान रिटायर होकर आते हैं तो उनके जीवन में अस्थिरता नहीं होती है। वो लोग एक अच्छी खासी ग्रेजुएटी लेकर आते हैं, इसके अलावा उनको एक अच्छी खासी पेंशन मिलती है, तो उनके जीवन के अंदर एक बहुत ही अच्छी स्थिरता होती है। तो गलत दिशा में बढ़ने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं होता है। वहीं जो ये अग्निवीर कहलाएंगे, ये जब 4 साल के बाद रिटायर होकर आएंगे तो इनके सामने दूसरी नौकरी पाने की एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। इनको दोबारा से दूसरी नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है इन्हें दोबारा पढ़ाई करनी पड़े। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि जब आप कोई नौकरी करने लगते हैं, पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाता है, तो क्या दोबारा पढ़ाई कर पाना इतना आसान होता है? मैं अपने निजी जीवन के आधार में बताना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जितने भी लोग अग्निवीर होंगे वो एक नौकरी कर रहे होंगे, हर महीने उनको एक सैलरी मिल रही होगी, तो उनके खर्चे भी उसी प्रकार से डेवलप हो चुके होंगे। लेकिन जब वो नौकरी छोड़ देंगे, उनके पास उस तरह की सैलरी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो लोग खाली नहीं बैठ पाएंगे और उन्हें कोई ना कोई नौकरी करनी ही पड़ेगी। और जब कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी होगी, उसके वजह से उनके जीवन में हताशा होगी और हताशा में, निराशा में हो सकता है कि वो लोग गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाएं। तो इस बात में कहीं ज़्यादा दम नज़र आता है। इसके अलावा जो इसके विषय में और आलोचना हो रही है वो ये है कि भारतीय सेना में नौसिखिए जवानों की मौजूदगी बढ़ जाएगी, जिससे शत्रु देश को इनकी अपरिपक्वता का लाभ मिलेगा। सबसे ज़्यादा दम अगर किसी तर्क में नज़र आता है तो वो यही तर्क है। दोस्तों, इन लोगों को जो अग्निवीर होंगे इनको मात्र 6 महीने की ही ट्रेनिंग मिलेगी और जितने भी सेना के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि 6 महीने की ट्रेनिंग ये बिल्कुल नाकाफ़ी है, ये इनके लिए काफ़ी नहीं होगी। इससे कहीं ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता एक सैनिक को होती है, ख़ास तौर पर उस सैनिक को जो जंग के मैदान में होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सेना को युद्ध लड़ना पड़ता है जो काफ़ी ज़्यादा विषम परिस्थितियां होती हैं। और ऐसी परिस्थिति में ये युवक, ये अग्निवीर उस क्षमता के साथ युद्ध लड़ पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। तो इस तर्क में बहुत ज़्यादा दम नज़र आता है।
इसके अलावा दिया जा रहा है कि भारतीय सेना में मौजूदा रेजिमेंटल सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा। जितने भी सेना के पूर्व अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि भारतीय सेना के अंदर जो रेजिमेंटल सिस्टम है, इस योजना के आने के बाद उसमें छेड़खानी होगी और उसके सिस्टम को अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा। हमारे सेना के जितने भी पूर्व अधिकारी हैं, और सेना में ये बात मानी जाती है कि हमारे सैनिक रेजिमेंट में जब रहते हैं, अपनी रेजिमेंट में जब रहते हैं, तो वो अधिक अच्छे तरीके से युद्ध लड़ने में वो सक्षम होते हैं। और अगर इसके साथ छेड़खानी की गई तो रेजिमेंटल सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा, ऐसा हमारे पूर्व सैनिकों का मानना है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी आलोचना इस विषय में यह की जा रही है कि युद्ध के मैदान में जब इन लोगों को जाना पड़ेगा, सामने दूसरे देश की सेना होगी, उनसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, और किसी अग्निवीर की मात्र 1 साल की नौकरी बची होगी, तो क्या वो उसी देशभक्ति से युद्ध लड़ पाएगा जिस देशभक्ति से जो परमानेंट सैनिक होंगे वो लड़ पाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके जहन में ये चीज़ होगी कि मेरी नौकरी की मात्र 1 वर्ष बची हुई है, तो क्यों मैं अपनी जान गंवाऊं? किसी तरीके से इस 1 साल को काट लूं, उसके बाद मेरी जान बच जाएगी, मुझे जान गंवाने की आखिर क्या ज़रूरत है? तो कहीं ना कहीं इस योजना के ज़रिए हम अपने सैनिकों में देशभक्ति कम करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट भर्ती सेना में की थी, वो सैनिक उस तरीके से, उस क्षमता से नहीं लड़ पा रहे हैं जिस क्षमता से परमानेंट सैनिक लड़ने का काम करते हैं। तो ये सारे इस योजना के मैंने आपको कुछ फ़ायदे बताए हैं, कुछ आपको नुकसान बताए हैं। अब दोस्तों, मैं इसके पीछे जो आरएसएस का षड्यंत्र छुपा है उसके बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आरएसएस एक घोर जातिवादी संगठन है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आरएसएस की स्थापना जब से हुई है तब से लेकर आज तक कभी भी कोई भी पिछड़ी जाति का या फिर दलित जाति का व्यक्ति इसके शीर्ष पदों के ऊपर नहीं पहुंचा है। सबसे अधिक अगर इसके शीर्ष पदों पर किसी जाति के लोग पहुंचे हैं तो वो ब्राह्मण जाति के लोग पहुंचे हैं। उसमें से भी चित्त पावन ब्राह्मण लोग ही इसके अध्यक्ष बन पाए हैं। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब राजपूत जाति का व्यक्ति इसका अध्यक्ष बना था, नहीं तो 50-60 साल की अवधि में आज तक आरएसएस को ना तो कोई महिला अध्यक्ष मिली, ना ही कोई पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति मिला, ना ही कोई दलित जाति का कोई व्यक्ति मिला। इससे आप साफ साफ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस कितना बड़ा जातिवादी संगठन है। इसके अलावा आरएसएस में काम कर रहे उन तमाम लोगों से मेरी बात होती रहती है जो पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं, और वो भी मुझे बताने का काम करते हैं किस प्रकार से आरएसएस के अंदर जो पिछड़ी जाति हैं, जो दलित जाति हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इसीलिए आरएसएस अपने जातिवादी एजेंडे के तहत नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना को लागू करवाने का काम कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा मकसद यही है कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, यानी कि किसान जातियां हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को खत्म कर दिया जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सेना के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश से युवक भर्ती होते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा, इन सारे राज्यों से सबसे अधिक सेना के अंदर युवकों की भर्ती की जाती है। और इन सारे राज्यों में सबसे अधिक मात्रा अगर किसी समाज की है, जैसे बिहार में, तो सबसे अधिक मात्रा यादव समाज की है। उत्तर प्रदेश में भी यादव एक डोमिनेंट कास्ट मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट एक डोमिनेंट कास्ट मानी जाती है। हरियाणा के अंदर भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी जाटों की है, उसके बाद यादवों की है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुर्जर भी होते हैं। तो ये तीनों जातियां इस क्षेत्रों के अंदर एक डोमिनेंट हैं। शारीरिक रूप से जो इनकी कदकाठी होती है वो सेना में भर्ती होने के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होती है। इन जातियों का इतिहास हमेशा से ऐसा रहा है कि ये लोग सेना में भर्ती होते आए हैं। इनके युवकों को आप लोग देख सकते हैं
कि गांव में ये लोग सेना की तैयारी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनकी कुछ आर्थिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सबसे आसान रास्ता अगर इन्हें कोई लगता है तो वो सेना में भर्ती होना ही लगता है। सेना में भर्ती होने की वजह से इनके जीवन में स्थिरता आती है। इनका जो परिवार गरीब होता है, गरीबी से निकल जाता है, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी हो जाती है और इनका जो परिवार है वो सामाजिक रूप से एक मजबूत बन जाता है। किसी से भी लड़ने की शक्ति इनके अंदर आ जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आरएसएस इस अग्निपथ योजना के तहत जितनी भी किसान जातियां हैं उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से किसान आंदोलनों में जाट समाज ने सरकार को झुकाने का काम किया। सरकार ने क्या कुछ नहीं किया किसान आंदोलन को ख़त्म करने का, लेकिन सरकार उसे ख़त्म नहीं कर पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसका नेतृत्व जाट समाज के लोग कर रहे थे और जाट समाज के लोग हमेशा से सेना में अधिक मात्रा में भर्ती होते आए हैं और जाटों का जो एक व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही लड़ाकू व्यक्तित्व होता है और इसीलिए सरकार को वो झुकाने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगर सरकार से लोहा लेने का काम कोई जाति करती है तो वो यादव जाति की लोग ही करते हैं। सरकार को राजनीतिक रूप से अगर देश के सबसे बड़े सूबों में कोई जाति इनको चुनौती देने का काम कर रही है तो वो यादव जाति के लोग ही कर रहे हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आरएसएस यादव, जाट, गुर्जर इन जैसी तमाम जो किसान जातियां हैं उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमज़ोर करने का षड्यंत्र इस अग्निपथ योजना के तहत कर रही है। क्योंकि भारतीय सेना के अंदर अगर सबसे अधिक मात्रा में किसी जाति के लोग जाते हैं तो वो यादव, जाट, गुर्जर इनके जैसी तमाम जितनी भी किसान जातियां हैं उन सभी लोगों के युवकों की भर्ती सबसे ज़्यादा होती है। और अगर इस योजना से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होगा तो इन्हीं जाति के लोग होंगे। अगर सबसे ज़्यादा नुकसान इस योजना के तहत किसी जाति को होगा तो इन्हीं जाति के युवकों को होगा। इसीलिए आरएसएस नरेंद्र मोदी के द्वारा इस प्रकार की योजना इस देश के ऊपर थोपना चाहती है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए और इस अग्निपथ योजना का जितना हो सके उतना आप लोग विरोध कीजिए। सरकार को झुकना ज़रूर पड़ेगा। आप सभी लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। बाकी आप लोगों से मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।